Hello students, day before yesterday we studied about the friction and yesterday we studied about the work done against friction. Now in this lecture we will study about the push and pull case of lawn roller, or you can say push and pull case of anything. कोई भी चीज़ है आपके पास, उसको पुश या पुल करने में जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन सेम होगा या पुश करने में ज़्यादा होगा या पुल करने में कम होगा, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बेसिकली पढ़ा है कि किसी भी चीज़ का जो वेट होता है, किसी भी चीज़ का जो वेट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। सिर्फ आप उस बॉडी को अर्थ से मून पे लेके जाएं तभी वो चेंज नहीं होगा, अर्थ पे भी वो चेंज होता रहता है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी ही अलग अलग एक्टिविटीज़ जब करती है तो उसका वेट चेंज होता रहता है, उसका वेट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जैसे कि जब आप एक जाइंट व्हील में हैं, जो बड़ा वाला झूला होता है उसमें है, तो आपका वेट कम ज़्यादा होता रहेगा। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, आप नीचे आएंगे तो वेट कम हो जाएगा। सिमिलरली लिफ्ट में भी ऐसा ही होता है, जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तब भी ऐसा ही होता है, तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो सवाल ये है कि जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो अर्थ आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो कितना है। तो आपका वेट उतना होगा जितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अर्थ आप पे लगाएगी। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर होगा? चलिए अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेबल है, आपके पास कोई वुडन ब्लॉक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप मूव नहीं होती, इनको मूव करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब हम इन पे फोर्स लगाते हैं तो हमें इन पे उतनी फोर्स लगानी पड़ती है जितना इन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो जितना इन बॉडीज पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अर्थ का लग रहा होगा उतना ही इन पे फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो वेट के इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल सही, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट के ही इक्वल होता है, लेकिन वो वेट के इक्वल सिर्फ तब होता है जब बॉडी रेस्ट में होती है। बात समझ में आ गई? वेट के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि आप अपने वेट की वजह से अर्थ पे दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, जितना दबाव आप डाल रहे हैं अर्थ आप पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा? जब आप रेस्ट में हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप मूव करना शुरू कर देते हैं या कोई भी बॉडी जब मूव करना शुरू कर देती है, कोई टेबल को आप जब पुश करना शुरू कर देते हो तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फिर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पुश और पुल दोनों ही केसेस में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस केस में ज्यादा लग रही है, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि पुश केस में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है आपको या पुल केस में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुश केस से। सबसे पहले फर्स्ट इज पुश केस। पुश केस में आपने यहां पे ये कंसीडर कर लिया कि ये लॉन रोलर है। दिस इज व्हाट? दिस इज लॉन रोलर। लॉन रोलर तो आप समझते हैं ना, वो एक मशीन जिससे आप घास की कटिंग करते हैं गार्डन में। दिस इज दैट इज लॉन रोलर। ठीक है, अब ये देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। जब आप इसको पुश कर रहे हैं तो पुश आप इसको कुछ इस डायरेक्शन में कर रहे होंगे, पुश मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इसका मतलब फोर्स जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है, ये फोर्स हो गई। ठीक है, चलिए इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, दिस इज mg, और ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r है। इस केस में जब ये खड़ा हुआ है तब तो रेस्ट में है, तब तो mg इज इक्वल टू r है, लेकिन जब इस पे फोर्स लगा के आप आगे मूव करने लग जाओगे तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे चेंज होगी वो देखेंगे अभी। अब देखिए, क्योंकि फोर्स एक एंगल पे है तो इसका मतलब है कि फोर्स को आपको रिजॉल्व करना होगा। तो फोर्स का एक डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगा और फोर्स का एक डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका एंगल कौन सा होगा, थीटा किसके साथ बनेगा? तो देखिए जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हो,
तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो किसके साथ क्रिएट हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्रिएट हो रहा है। जब उसको आगे पुश करने लग जाओ और ज्यादा तो वो एंगल कम हो जाएगा, उसको आप नीचे की तरफ पुश करने लग जाओ तो वो एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है, इसके साथ। अगर थीटा इसके साथ है तो ये क्या हो गया, ये एफ कॉस थीटा हो गया और ये एफ साइन थीटा हो गया। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज स्मॉल एफ। अब जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर दीजिए। यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, सिर्फ आर की वैल्यू। तो देखिए यहां पे आर वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है और नीचे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक एफ साइन थीटा प्लस दूसरा एम जी, सो इट कैन बी रिटन एज एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये पुश केस हो गया है इसका। अब बात करते हैं पुल केस की। पुल केस में अगेन आपने एक लॉन रूलर बनाया, ये लॉन रूलर हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पे जो फोर्स आप लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इसका मतलब उसको खींच रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डायरेक्शन हुआ, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इस बॉडी पे का जो वेट है, वेट तो हमेशा नीचे ही होगा, वेट क्या है, नीचे की तरफ mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां लग रही है, r, इस डायरेक्शन में। आपने f को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। आपको रिजोल्यूशन अभी भी नहीं आता तो आप 4th चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला वीडियो लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए ये f हो गया, ये थीटा है तो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा, ठीक है। अब देखिए आपने वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट किया, तो वर्टिकल फोर्सेस में आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक क्या है r प्लस f sin थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, mg, तो r इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा। अब एनालिसिस की जरूरत है। अगर एनालिसिस करें तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा है, यहां mg माइनस f साइन थीटा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे उसके वेट के साथ कुछ फोर्स और भी ऐड हो रही है, यहां पे फोर्स रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब है उसको खींचने में जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स कम लगेगी, और यहाँ पे जो उसको धकेलने में फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स ज्यादा होगी। क्या समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या है कि पुश या पुल इज ऑलवेज easier than push. Pull is always easier than push. पुश से हमेशा आसान होता है पुल करना चीजों को। एक और चीज, पुश भी आप कर रहे हैं तो किस एंगल पे कर रहे हैं वो भी बड़ा जरूरी है। देखिए किसी चीज को अगर आप पुश कर रहे हैं और पुश करते हुए आपका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा पास है, ये अगर एंगल है, मैं इसको वापस से बना देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये एफ जो है वो बहुत ज्यादा पास है, ये एफ, तो उस कंडीशन में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स का एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, आपको उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्या क्लियर हो गई उसकी बात? क्योंकि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा ये साइन का एंगल यहां बढ़ता जाएगा, एफ साइन थीटा, थीटा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब साइन की वैल्यू जब एंगल इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, एंगल जैसे जैसे कम होता जाता है साइन की वैल्यू कम होती जाती है। तो जब अगर साइन की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब है mg में थोड़ी ही वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी बस। क्या समझ में आ रही है ये बात? क्या क्लियर हो गया? तो इस तरह से वैल्यूज निकाली जाती हैं, लेकिन लॉन रोलर में जो एंगल है वो ज्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि आपको ग्रास कटिंग जब करनी होती है तो आपको नीचे की तरफ उसको पुश करना पड़ता है ताकि ग्रास जो है वो सही से कट हो जाए, इसलिए एंगल ज्यादा रखना पड़ता है और उस केस में जो फोर्स है वो ज्यादा लगानी पड़ती है। क्या क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये पुश एंड पुल केस है लॉन रोलर का। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद
मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे व्हीकल का मोशन कैसा होता है। चलिए